नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 का जो पेपर हुआ था उसका साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जो कि एग्ज़ाम में आया था। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को देखेंगे, बाकी अन्य वीडियो में अन्य पार्ट भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। यहाँ पर ए बी और सी, बी और सी और डी और केवल ए, इस प्रकार से विकल्प है तो अपन को देखना है। देखिए दोस्तों, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए असत्य है, तो एक ये तो असत्य है क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इस प्रकार से अगर अपन यहाँ पर देखें, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो असत्य कथन है वो पहला है, बाकी ये तीनों सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल ए। असत्य पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 2, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर दूसरे में आएगा विकल्प बी, विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुकरणीय आयु, खिलौना आयु और सवाल करने की आयु, एक तरीके से ये बचपन की विशेषताएं हैं। और जो प्राकटोली आयु है ये बचपन की विशेषताएं नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड दे रखा है, यानी कि जो प्रारंभिक बचपन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर विकल्प ए अपना सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवांशिकी और वातावरण, व्यवहार और वातावरण, वातावरण एवं जीवन, वातावरण एवं पालन पोषण। तो यहाँ पर दोस्तों अपना सही उत्तर होगा विकल्प ए, आनुवांशिकी एवं वातावरण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 5, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर डी अपना सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी मानसिक आयु होगी, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प डी, 12। यहाँ पर दोस्तों 12 यहाँ पर सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, थॉमसन। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, कथनक संप्रत्यय परीक्षण, ये प्रक्षेपी विधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर सृजनात्मकता में सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों यहाँ पर विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति जो ये है, ये समायोजन को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है। अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों पहला और दूसरा, ये अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक के 2 लक्षण होंगे, पहला और दूसरा। प्रश्न 13 है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालक्रमिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प बी, टर्मन।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो दोस्तों उसमें पढ़ने संबंधी विकृति है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड कम है, यानी पढ़ने संबंधी विकृति है। तो यहाँ पर डिस्लेक्सिया सही उत्तर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, कथन किसने दिया? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प ए, स्किनर। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों ये अधिगम का जो है सकारात्मक स्थानांतरण है। यहाँ पर सही उत्तर आएगा पॉजिटिव ट्रांसफर। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो दोस्तों एक समय दो इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति होती है, क्या करूं और क्या ना करूं। प्रश्न 18। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत यहाँ पर अपने सही उत्तर होगा विकल्प एक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो दोस्तों वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये ऊपर के 3 विकल्प हैं, इन तीनों में बाह्य प्रेरणा दिखाई दे रही है, जबकि चौथे विकल्प में आंतरिक प्रेरणा को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर विकल्प डी अपना सही होगा। प्रश्न 20 है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो दोस्तों थार्नडाइक, स्किनर और कोहलर तीनों ने ही अधिगम सिद्धांत दिए हैं, जबकि बीएस ब्लूम ने कोई अधिगम सिद्धांत नहीं दिया। तो यहाँ पर विकल्प डी अपना सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 22 है आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा 45 घंटे। प्रश्न 23 है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो दोस्तों यहाँ पर विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता यह उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, जबकि अभिक्षमता उनमें नहीं है। तो विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 24 विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पर बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न 25 है एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 26 क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। प्रश्न 27 है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा अपने सुविधादाता। अगला प्रश्न 28 है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 29 निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। समीप दूराभिमुख दिशा सिर से पैर का क्रम, सिर पदाभिमुख दिशा,
विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों, पहले में होगा अपने डी, पहले में डी होगा, दूसरे में ए होगा। जो तीसरा है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, यहाँ पर होगा बी, और जो चौथा है इसमें बचा हुआ सी आएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है प्रश्न 30। विकास जो है बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य और साधारण से आसान। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस प्रकार से अपने साइकोलॉजी के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।